प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित। विधायक कैश कांड मामले में विधायक इरफान अंसारी से ईडी आज करेगी पूछताछ। कोलकाता पुलिस ने 30 जुलाई को करीब 50 लाख रुपए के साथ किया था गिरफ्तार। चाईबासा में लगातार दूसरे दिन आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ के 3 जवान घायल। गिरफ्तार। गिरिडीह में नक्सलियों के नाम पर लेवी मांगने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। और सूखे की स्थिति का जायजा लेने झारखंड आई केंद्रीय टीम ने स्वीकारा, प्रदेश में सुखाड़ की स्थिति भयावह। राज्य सरकार की रिपोर्ट पर जताई सहमति। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी विलास गंगा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इस दौरान श्री मोदी ने कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की और कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मौके पर उन्होंने कहा कि गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा की शुरुआत एक ऐतिहासिक क्षण है। यह भारत में पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत करेगा। हमारी आस्था, हमारी मान्यता का एक अपना महत्व है और इसमें भी हमारी नदियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में हम सभी नदी जलमार्गों के विकास से जुड़े इतने बड़े उत्सव के साक्षी बन रहे हैं। आज मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। इधर विधायक कैश कांड मामले में ईडी आज जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी से पूछताछ करने जा रही है। इस प्रकरण में 16 जनवरी को खिजड़ी के विधायक राजेश कच्छप और 17 जनवरी को कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी से पूछताछ होनी है। तीनों ही विधायक को पिछले हफ्ते ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। तीनों विधायक पिछले साल 30 जुलाई को हावड़ा में करीब 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किए गए थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने गिरिडीह में पत्रकारों से मुखातिब होने के दौरान कहा कि सरकार समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड सरकार को आदिवासी समाज और जैन समाज को एक साथ बिठाकर पारसनाथ पर्वत का हल निकालना चाहिए। श्री मरांडी ने राज्य सरकार पर युवाओं को छलने का भी आरोप लगाया। चाहे संथाल समाज के लोग हो या जैन हो, दोनों को बैठा करके और उनको समस्या का समाधान करनी चाहिए। क्योंकि आज से नहीं बल्कि संथाल भी वहाँ बरसों से रह रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, वहाँ के वो लोग भी खतियानी रैयत हैं पारसनाथ। तो स्वाभाविक है, उनके गांव है तो उनकी भी परंपरा है, उनके भी इष्टदेव है। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र से माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान दूसरे दिन भी आईईडी ब्लास्ट होने का मामला सामने आया है। कोबरा बटालियन के 3 जवान इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सभी जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। इन जवानों का इलाज रांची स्थित मेडिका अस्पताल में किया जा रहा है, जिसमें एक जवान की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
लातेहार जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ में लाटू गांव के टोंगारी जंगल से सुरक्षा बल के जवानों ने माओवादियों द्वारा लगाए गए 7 बारूदी सुरंग को बरामद कर नष्ट कर दिया है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ 112वीं बटालियन के द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान सादो के दौरान कल यह सफलता हाथ लगी। अभियान के दौरान बीडीडीएस और डॉग स्क्वाड ने टावर ढूंगारी पहाड़ी पर 2 अलग अलग जगह पर कुल 7 आईईडी बम सर्च किए, जिन्हें बम निरोधक दस्ते की ओर से डिफ्यूज कर दिया गया। लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र के केट गांव के पास पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर झारखंड जनमुक्ति परिषद के जोनल कमांडर समेत 3 नक्सलियों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में सब जोनल कमांडर मिथुन लोहरा, दस्ता सदस्य प्रकाश महतो और संजीत महतो शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से एक देसी रिवाल्वर और 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किया है। गिरिडीह जिले के भेलवा घाटी थाना क्षेत्र से पुलिस ने नक्सलियों के नाम पर संवेदकों से लेवी मांगने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार राणा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि जिले में चल रहे विकास कार्यों में इन अपराधियों द्वारा पर्चा देकर और फोन कर लेवी मांगी जा रही थी। उन्होंने बताया कि लेवी मांगने वाले अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। नक्सलियों ने धमकी दिया था और लेवी का डिमांड किया था। उन्हें जान मारने की धमकी दी गई थी। इस संबंध में थाना को सूचना प्राप्त हुई और भेलवा घाटी थाना कांड संख्या 323 दिनांक 10/1/23 धारा 387, 120B और 17 CL एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया। देश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 2257 है। वहीं अब तक 2 अरब 20 करोड़ 16 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। आकांक्षी जिला बनने के बाद गोड्डा में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। जिला कृषि अधिकारियों, इफ्को एवं अन्य कृषि वैज्ञानिकों द्वारा खेती, बागवानी, उद्यान और पशुपालन को बढ़ावा देने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गोड्डा एक कृषि प्रधान लेकिन पिछड़ा क्षेत्र है। आकांक्षी जिला बनने के बाद किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि कार्य को सरल बनाने की दिशा में जोर शोर से काम किए जा रहे हैं। किसानों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विशेषज्ञ उन्हें बागवानी का गुर सिखा रहे हैं, जिससे कि वे बेकार पड़ी भूमि पर बागवानी कर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। तो जो भी थोड़ा बहुत पानी दे रहे हैं, उस पेड़ के जमीन को ढक के रखें। ढक के रखें मतलब सूखा पुआल, घास, पत्ता, कोई भी चीज से उसको ढक देंगे तो जमीन का पानी कम उड़ेगा और पौधा का जान थोड़ा बचेगा। गोड्डा के किसानों को प्रशिक्षण देने में इफ्को की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इफ्को के पदाधिकारी एस गुप्ता ने बताया कि किसानों को नवीनतम तरीकों के बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब बड़े बड़े बोरे में यूरिया लेने की आवश्यकता नहीं है। नैनो यूरिया और खाद का बेहतर उपयोग कर उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। ये आधा लीटर एक बोरे के बराबर है। सिर्फ वो यूरिया क्या है, हम उसको छिट्टा करते थे, इसको हमने स्प्रे करना है। तो ये जैसे वो यूरिया जिस टाइम वो यूरिया डालते हैं, जैसे गेहूं की फसल में 2 बार डालते हैं, उसी समय पर हमने इसका स्प्रे करना है। आकांक्षी जिला बनने के बाद वैसे तो चौतरफा विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, पर कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि किसानों का भविष्य सुधर सके। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800 11 7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पर पूरे देश में गरीबी उन्मूलन के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला आवास योजना हो या फिर अन्य तरह की योजनाएं। इन सभी योजनाओं का लाभ एक साथ मिलने से लाभुक बेहद खुश हैं। गिरिडीह जिले के लोग भी इन्हीं में से एक हैं। केंद्र सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए एक नहीं अनेक योजनाओं की सौगात दी है। इन योजनाओं से गिरिडीह शहरी क्षेत्र के गरीबों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना देकर पक्के छत के उनके सपने को पूरा कर दिया है। तो अच्छा से मकान मिला, बिजली मिला, पानी मिला, सब सहायता मिल रहा है। अभी आवास योजना में हम लोग बहुत परेशानी में थे, मगर वार्ड कमिश्नर के द्वारा हम लोग को सब चीज मिल गया। खपड़ा पड़ोस के घर था, कुछ नहीं था, न नल था, न मकान था। मदद मिला है, घर भी मिल गया। तो सरकार ने हमें दिए घर बनाने के लिए और बच्चे लोग भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। सरकार को धन्यवाद। कुछ महिलाओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने केवल उनके पक्के मकान का सपना ही पूरा नहीं किया, बल्कि खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर, इलाज के लिए स्मार्ट कार्ड तक दिए। मुफ्त में राशन मिलने से उनके रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता दूर कर दी। पहले मकान मेरा खपड़ा का था, पूरा जर्जर था। अभी आवासीय मिला है, अभी ठीक से रह रहे हैं हम लोग। ये अब सरकार की तरफ से मदद मिला है तो पक्का का घर हुआ है, मेरा सपना पूरा हुआ है। सरकार का धन्यवाद। सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसलिए भी शुक्रिया अदा कर रही हैं कि उन्होंने घर घर शौचालय बनवाकर महिलाओं की लाज की रक्षा की। झोपड़ी का था, टूटा फूटा था, जिससे बहुत पानी में वर्षा के दिन में बहुत पानी चुता था। और अभी सरकार के द्वारा जो मेरा घर बना है, इससे हम बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना हो या गरीब कल्याण योजना, ये सभी योजनाएं एक साथ चलने से अब लोगों को इनका सकारात्मक लाभ दिखने लगा है, जिससे वे एक उज्जवल भविष्य का सपना बुनने में सफल हो रहे हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खबरें झारखंड और अब एक संदेश। मौत की घाट पे अपना फर्ज निभाते हैं सैनिक, इस देश को हिंदुस्तान बनाते हैं। हम सब पे तेरा पहरा सुबह शाम था, लगा वतन को काना टीका तेरे नाम का। सब खुशियां तूने वारी इस देश पे, इस मिट्टी पे भी फौजी तेरा एहसान था। तेरे होने से ही हम यहाँ महफूज थे, तेरे होने से ही जिंदा है ये धड़कन। We for veterans, तेरे साथ हैं हम। We for veterans, नहीं भूलेंगे हम। We for veterans, होंगे साथ कदम। We for veterans, तेरे साथ हैं हम। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। कल रात निधन हो गया। वे 75 साल के थे। शरद यादव ने वीपी सिंह की सरकार में मंत्री पद हासिल किया था। 90 के दशक के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में भी मंत्री के रूप में कार्य किया। शरद यादव एक प्रमुख समाजवादी नेता थे जो 70 के दशक में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने की वजह से चर्चा में आए। हालांकि बीते कुछ साल में खराब सेहत के कारण वो सक्रिय राजनीति में नहीं थे। शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में हुआ। बिहार के मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार और 2 बार जबलपुर से सांसद रहे। शरद यादव एक बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से लोकसभा के लिए चुने गए। शरद यादव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक थे, लेकिन उनकी पार्टी ने
जब गठबंधन से नाता तोड़ा तो उन्होंने संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश में कहा है कि 70 के दशक में छात्र नेता रहे शरद यादव ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष किया। शरद यादव संसद में राष्ट्रीय स्तर पर वंचितों की सशक्त आवाज थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने भी शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। निधन पर अपनी संवेदना जाहिर की है और उन्होंने भी ट्वीट करते हुए कहा कि लोहिया के आदर्शों से प्रेरित शरद यादव ने सार्वजनिक जीवन की लंबी अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी नेता शरद यादव के निधन पर अपनी संवेदना जाहिर की है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि राजधानी रांची और राज्य के कई इलाकों में कल से बादल छाए रहेंगे, जिससे न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है और लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस जबकि खूंटी का 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सूखे की स्थिति का जायजा लेने झारखंड आई केंद्रीय टीम ने स्वीकार किया है कि प्रदेश में सुखाड़ की स्थिति भयावह हो रही है। केंद्रीय टीम ने कहा है कि किसानों को सहयोग की आवश्यकता है। 6 जिलों का भ्रमण करने के बाद रांची पहुंचे केंद्रीय अधिकारियों की टीम ने कल कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी और आपदा सचिव अमिताभ कौशल के साथ बैठक की। इसकी जानकारी देते हुए अबू बकर सिद्दीकी ने बताया कि केंद्रीय टीम ने राज्य सरकार की रिपोर्ट पर अपनी सहमति जताई कि किसानों की सैकड़ों करोड़ रुपए की खरीफ फसलें बर्बाद हो गई हैं। केंद्रीय टीम के अधिकारी किसानों से मिले फीडबैक के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपेंगे। दुमका में इन दिनों संथालों के महान पर्व सोहराय पोरोब की धूम है। संथाल समाज में भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक 5 दिनों तक मनाए जाने वाला यह सोहराय पर्व हाथी से भी बड़ा पर्व माना जाता है। पेश है दुमका से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। दुमका सहित संथाल परगना के हर आदिवासी गांव में इन दिनों सोहराई पर्व को लेकर अनुष्ठान, उत्सव और आनंद का माहौल है। 5 दिनों का यह त्योहार प्रकृति, पर्यावरण, पशुधन, कृषि उपज, वृक्षों और पूर्वजों पितरों की पूजा पर केंद्रित भाई बहन के प्रेम का अनुपम प्रतीक है। संथाल समाज में सृष्टि की रचना और मानव सभ्यता के विकास की मिथकीय अवधारणा को इस पर्व के अनुष्ठानों, गीतों और लोकाचार के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। पहले यह पर्व कार्तिक मास में दीपावली के आसपास मनाया जाता था। छोटा नागपुर और अन्य राज्यों में सोहराई अब भी दीपावली के आसपास ही मनाया जाता है, किंतु 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगना में यह पर्व जनवरी के पहले सप्ताह में मनाया जाने लगा, जिसका समापन 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन होता है। थोड़ा ये आंदोलन खत्म होने के बाद आने के बाद तो इतना में तो आश्विन कार्तिक का महीना पहुंच गया, तो सोहराय का दिन पहुंच ही गया था। तो वो लोग सोचा कि कैसे मनाया जाएगा, हम लोगों के हाथ में अभी कुछ नहीं है, इसीलिए मंझी परगना लोग अपना आसपास का आदमी को जमा करके मीटिंग किया और मीटिंग में पास कर दिया, वही जनवरी में मनाया जाएगा। सोहराय संथाल संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। गांव से लेकर शहर तक टमाक, मांदर और झांझर की थाप, बांसुरी की धुन, घुंघरुओं की झंकार और मधुर गीतों के बोल पर थिरकता संथाल समाज इन 5 दिनों में आनंद में डूब जाता है। गोड टांडी से शुरू होकर बेजा टांडी यानी शिकार पर खत्म होने वाले इस त्योहार में संथाल समुदाय के लोग मारांग बुरू, जाहिर एरा आदि विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इन 5 दिनों में प्रकृति से जुड़ी हर वस्तु की खास अहमियत होती है। रिश्ते नातों को स्नेह और आदर से सींचा जाता है। ब्याही बहनें भाई द्वारा आमंत्रित होकर मायके आती हैं और हर ओर खुशी की छटा बिखेरती हैं। और सोहराय पर्व के दिन, जैसे कि हम लोग सोहराय के दिन फर्स्ट दिन जो हम लोग संथाल में कहते हैं ओम डब्र हम लोग करते हैं, तो बैल को भी स्नान कराते हैं। और जैसे कि ये 5 दिन का सोहराय पर्व है और 5 दिन का सोहराय पर्व में अलग अलग विभिन्न तरीका से हम लोग सोहराय पर्व को मनाते हैं हम लोग।
दुमका जिले में इन दिनों हर ओर सोहराई की धूम है, जिनमें बड़ी संख्या में संथाल समुदाय के लोग नाचते गाते हुए शामिल हो रहे हैं। संथालों के प्रमुख सोहराई गीत और सोहराई नृत्य इसी अवसर पर गाए जाते हैं और नाचे जाते हैं। लिहाजा हर ओर रंग बिरंगे परिधानों में नृत्य करते युवाओं के दल इस अवसर का भरपूर आनंद लेने से चूकना नहीं चाहते। सोहराय पर्व हाथी लेखन पर्व है, बहुत बड़ा पर्व। जो हाथी है, जो बड़ा बोलते हैं, हम लोग को हाथी बोलते हैं, वो पर्व हम लोग तुलना किए हैं क्योंकि यहाँ भारत में सबसे ज्यादा बड़ा जानवर होता है कि हम लोग का हाथी होता है, उससे बड़ा भी पर्व हम लोग का सोहराय मनाया जाता है। और यह 5 दिनों तक चलने वाला महापर्व है हम संथाल समाज का, और इससे जो है हमारे पशुधन, उस पर भी हम कृतज्ञता जाहिर करते हैं कि आपके सहयोग से हम लोगों ने खेती किया, अन्न बुझाया, इसलिए हम इसका भी पूजा अर्चना करते हैं। इन आयोजनों में महिलाएं भी समान रूप से हिस्सा लेती हैं। संथाल युवा मानते हैं कि सोहराई पर्व उनकी सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ ही प्रकृति और पर्यावरण की हिफाजत का बड़ा संदेश वाहक भी है। आदिवासी भी प्रकृति के आसपास ही रहते हैं, इसलिए हम लोग प्रकृति को मान्यता देते हैं। और ये जो सोहराय है, ये भाई बहन और माता पिता, छोटे छोटे भाई बहने सब एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं, मशगूल हो जाते हैं पर्व त्योहार में, तो ये बड़ी बात है। बहरहाल संथाल समाज के पोर पोर में बसी मस्ती, प्रकृति जीविता और भाईचारे को प्रदर्शित करने वाले सोहराई पर्व का उल्लास और उमंग इन दिनों अपने उत्कर्ष पर है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल रमेश बैस से झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष पीयूष भट्ट ने राजभवन में मुलाकात की। राजभवन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडेय की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक रांची में हुई। बैठक में राज्य के अहम मुद्दे जैसे नियोजन नीति, 1932 खतियान मामले पर बातें हुई। सरकार को इन मुद्दों पर क्या रणनीति करनी होगी और उसमें पार्टी का क्या रोल हो, इस पर गंभीरता से विमर्श किया गया। बैठक में कुल 9 राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए। आजसू पार्टी की सहयोगी इकाई अखिल झारखंड छात्र संघ के नेतृत्व में झारखंडी युवा सड़क पर उतरकर सरकार की वादाखिलाफी और असंवैधानिक नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते नजर आए। यह मार्च अरगोड़ा मैदान से निकला और बापू वाटिका मोराबादी मैदान पहुंचा। इस मार्च में शामिल हजारों युवाओं ने सरकार की तरफ हल्ला बोला। रांची जिले के पंडरा ओपी क्षेत्र से पुलिस ने मोबाइल चोरी मामले में 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों में पंडरा निवासी मंजीत कुमार मिश्रा, खलाड़ी निवासी सूरज कुमार लोहरा और इश्तियाक अंसारी शामिल हैं। इनके पास से 1 बाइक, लोहे का साबल, 13 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गुमला जिले में श्री हनुमान जन्मभूमि आंजन धाम में एक शाम आंजन धाम के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करीब 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं का महाजुटान आंजन धाम के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत गुदहर गांव के समीप बंद पड़े पत्थर खदान में डूबे युवक का शव दूसरे दिन भी नहीं निकाला जा सका। इधर शव नहीं निकलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिसे समझा बुझाकर हटाया गया। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के राजनगर चायबासा मार्ग पर स्थित खैरबनी गांव के समीप हुए भीषण सड़क हादसे में मृत 3 मजदूरों की पहचान कर ली गई है। सिमडेगा के उपायुक्त ने स्वास्थ्य एवं जिला समाज कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान एनएसी पंजीकरण चेकअप, कुपोषण उपचार केंद्र, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं अन्य योजना से संबंधित कार्य की प्रगति की समीक्षा कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। जामताड़ा के उपायुक्त ने 15वें वित्त आयोग द्वारा प्राप्त स्वास्थ्य अनुदान के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक की। बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 22-23 हेतु स्वीकृत एवं प्रस्तावित विभिन्न संरचनाओं के निर्माण एवं संचालन संबंधी कार्य योजना पर विमर्श कर संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सेवा केंद्र के अपर महानिदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के राष्ट्रीय पेशेवर अधिकारी डॉक्टर अत्रेई गांगुली ने रांची के कांके स्थित सीआईपी का दौरा किया। उन्होंने संस्थान में किए जा रहे कार्य को देखा और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। ओडिशा में आज से शुरू होने जा रहे विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में 4 मैच खेले जाएंगे। खेल प्रेमियों की नजर भारत और स्पेन के बीच होने वाले मैच पर रहेगी। और राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 29 जनवरी को खेला जाएगा।
16 टीमों को 4-4 के ग्रुप में बांटा गया। भारतीय टीम आज स्पेन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टीम इंडिया अपनी मेजबानी में हो रहे टूर्नामेंट में 48 साल बाद पदक जीतने का लक्ष्य लेकर उतरेगी। अगर वह इस बार पदक जीतने में सफल रहती है तो 8 बार की ओलंपिक चैंपियन टीम का फिर से विश्व हॉकी कप में दबदबा बनने की संभावना और मजबूत। भारत ने अब तक 3 पदक जीते, 1 पदक शुरुआती संस्करण 1971 में, दूसरा 1973 में। वहीं अजित पाल सिंह के नेतृत्व में 1975 में भारतीय टीम चैंपियन बनी। वहीं दिन के अन्य मैच में अर्जेंटीना का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से, जबकि इंग्लैंड वेल्स से भी भिड़ेगी। भारत ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में कल श्रीलंका को 4 विकेट से हराकर आसान जीत दर्ज की। श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मेहमान टीम को 215 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि उमरान मलिक ने 2 श्रीलंकाई बल्लेबाजों का आउट किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और 100 रन के भीतर 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने भारतीय पारी को संभाला और टीम को जीत की ओर ले गए। अंततः भारत ने 6 विकेट गंवाकर मैच जीत लिया और सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। और हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में हम आपको सफर कराते हैं उत्तर प्रदेश स्थित झांसी के किले का। ये है खूबसूरती और इतिहास के किस्सों से घिरा हुआ झांसी का किला। भारत के उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में स्थित इस किले का निर्माण साल 1613 के आसपास ओरछा के राजा बीर सिंह जूदेव ने करवाया था। ये किला बंगरा नाम की एक पहाड़ी पर स्थित है। झांसी का ये ऐतिहासिक किला साल 1857 की क्रांति के दौरान हुए सिपाही विद्रोह के मुख्य केंद्रों में से एक रहा है। इस किले में एक संग्रहालय भी है, जहां एक बिजली टैंक रखा हुआ है। साथ ही बुंदेलखंड की कलाकृतियों और मूर्ति कलाओं को भी प्रस्तुत करता है। इस किले को खासकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए याद किया जाता है। यहाँ मराठा शासकों का भी शासन रहा, पर इस किले को रानी लक्ष्मीबाई के किले के नाम से जाना जाता है। कभी इस किले पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने तोपों के गोले बरसाए थे, लेकिन किले की मजबूत दीवारों को हिला तक न पाए। ये किला भारत के गौरवशाली इतिहास का एक बेजोड़ और बेहतरीन उदाहरण है, जो कि आज भी पूरी शान से इतिहास के पन्नों को समेटे हुए खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित। विधायक कैश कांड मामले में विधायक इरफान अंसारी से ईडी आज करेगी पूछताछ। कोलकाता पुलिस ने 30 जुलाई को करीब 50 लाख रुपए के साथ किया था गिरफ्तार। चाईबासा में लगातार दूसरे दिन IED ब्लास्ट, CRPF के 3 जवान घायल। गिरिडीह में नक्सलियों के नाम पर लेवी मांगने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। और सूखे की स्थिति का जायजा लेने झारखंड आई केंद्रीय टीम ने स्वीकारा, प्रदेश में सुखाड़ की स्थिति भयावह। राज्य सरकार की रिपोर्ट पर जताई सहमति।